जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम डचों के बारे में। किस तरह से इन्होंने भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने व्यापार को स्थापित किया, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में देखेंगे। तो आखिर ये डच थे कौन? ये बेसिकली पुर्तगाली जब दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी सामान हुआ करते थे, चाहे वो स्पाइसेस हो या फिर वस्त्र व्यापार हो, ये सारे सामान बेसिकली लिस्बन पहुंचाया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। वहाँ से यानी कि लिस्बन से एंटवर्प तक उन सामानों को पहुंचाने की जिम्मेदारी डचों की थी। और डच ये चाहते थे कि जिस तरह से पुर्तगाली वस्त्र व्यापार हो या फिर मसाले हो, इन सारे व्यापारों के ऊपर उन्होंने जिस तरह से नियंत्रण स्थापित किया था, तो इसी वजह से डच यानी कि हॉलैंड वासी, जिन्हें अब नीदरलैंड वासी कहा जाता है, तो वो ये चाहते थे कि इन सारे सामानों का या फिर इस तरह के सामानों का जो व्यापार हो और उस व्यापार के ऊपर जो नियंत्रण हो वो डचों का हो, यानी कि नीदरलैंड में कम से कम अपने देश में इस तरह के व्यापार वो खुद करें, ना कि किसी और देश का व्यक्ति आकर के उन्हें सामान बेच के जाए। तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से इनके अंदर ये इंस्पिरेशन आया कि वो भी पुर्तगालियों की तरह व्यापार कर सकते हैं और अपने नीदरलैंड यानी कि अपने ही देश के लोगों को सामान बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं और अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरा देश को डेवलप करना थोड़ा थोड़ा सिली टाइप का पॉइंट लगता है, लेकिन यूँ मान के चल सकते हैं कि इससे उनके उनके पैसे से जो टैक्स वगैरह आएंगे उससे ही तो देश का भला होगा या फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को व्यापार में स्थापित करने के लिए उन्होंने जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पहला, उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति के ऊपर बहुत काम किया। दूसरी चीज़, उन्होंने इसी के बीच इन्वेंशन के रूप में फ्लूट शिप नामक जहाज़ का निर्माण किया। ये बेसिकली ऐसे जहाज़ हुआ करते थे जो कि काफ़ी हल्के होते थे और इनको मतलब चलाने के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे चीज़ से क्या हुआ कि लागत में कमी आई, क्योंकि जितने कम पहले बहुत सारे लोगों को सिर्फ नाव खेने के लिए ही ले जाया जाता था, जो कि अब उन्हें नहीं ले जाना पड़ता था और ना ही उन्हें कोई पैसे देने पड़ते थे, तो उन सारी चीज़ों का पैसा बच जाता था। तो ये जबकि ये जो फ्लूट शिप जहाज़ थी ये बेसिकली पुर्तगालियों के जहाज़ों से बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं। पुर्तगालियों के कंपनी की तरह ये भी बिल्कुल भी पूरी तरह ट्रेड कंपनी थी, यानी व्यापारिक संस्था थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा बात करते हैं कि आखिर इन्होंने जो कंपनी बनाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी स्थापना कैसे हुई। कार्नलिस्ट डी हाउटमैन ये बेसिकली चीन और बंताम गए थे 1596 में, और इन्होंने ही जो बातें आकर के नीदरलैंड में बताई वही सारी चीज़ें डचों को इंस्पायर कर गई, जिस वजह से उन्होंने मार्च 1602 ईस्वी में VOC यानी कि वोक नामक एक ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। और ये बेसिकली वहाँ के संसद के द्वारा एक ऑर्डर या फिर एक्ट पास करके किया गया था ताकि ये पूर्व एशिया में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्होंने किस तरह से अपने अपने फैक्ट्रीज डेवलप किए। सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में फैक्ट्रीज बनाई, फिर 1610 में पुलिकट, सूरत 1616 में, करिगाल 1645, चिंसूरा 1653, कोचिन 1663। इस तरह से इन्होंने अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। इसके बीच में इन्हें बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी की। उन सारे लोगों में अगर हम बात करें तो गोलकुंडा के जो राजा थे उन्होंने जिंजी, मदुरै और तंजावुर इन सारे इलाकों में वस्त्र व्यापार और इन सभी के अलावा मसालों के व्यापार में चुंगी की रियायत दी थी, जिससे इन्हें टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए उस इलाके में पुहाकड़ और क्रांगनूर इन दो इलाकों में व्यापार करने की खुली छूट दी गई थी और बिना किसी टैक्स के। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ थी ब्लैक पेपर, जो कि स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही थी, यानी कि काली मिर्च। तो इस चीज़ के लिए भी गोलकुंडा के राजा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये बेसिकली जो व्यापार इनका चलता था वो बेसिकली इंडोनेशिया में चलता था। इंडोनेशिया ब्लैक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और यही डचों का व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। उसके अलावा स्टैम्प फी वगैरह भी हेल्प के रूप में, जैसे इंडिया के राजाओं ने बहुत सारी हेल्प की, जिसमें स्टाम्प फी भी वगैरह आता है कि इसमें से उन्हें मुहर
मुहर मुहर शुल्क से आज़ाद कर दिया गया और वो अपना व्यापार आराम से चला सकते थे। अब इन सारी चीज़ों के अलावा अब हम देखेंगे डचों ने अपने व्यापार को किस तरह से विस्तार किया, किस तरह से अपने व्यापार का विकास किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर स्टार्टिंग में जब ये व्यापार किया करते थे तो इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से ये बेसिकली मसाले और काली मिर्च का व्यापार बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्हें रियलाइज़ होने लगा कि हमें ब्लैक पेपर को ख़रीदने के लिए या फिर मसालों को जो ख़रीदने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए होगी वो हम इंडिया को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, यानी कि इंडिया से वस्त्र खरीद सकते हैं और उन्हीं वस्त्रों को ला करके उन वस्त्रों को बेचने के बाद वहाँ से स्पाइसेस या फिर ब्लैक पेपर वगैरह ख़रीद करके काम चलाया जा सकता है। ठीक है, यानी जो इंडिया से ये वस्त्र ले आते थे और इंडोनेशिया में बेचते थे, क्योंकि इंडोनेशिया बेसिकली समुद्री इलाका था तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी, जिस वजह से कपड़ों की ज़रूरत होती थी। तो इंडिया के बने हुए कपड़े बेसिकली इंडोनेशिया में बेचे जाते थे और इंडोनेशिया से उन्हीं पैसों से स्पाइसेस या फिर ब्लैक पेपर वगैरह खरीदे जाते थे जो कि यूरोप में बेचे जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कुरियर का काम किया। इंडोनेशिया के बारे में हमने बताया है आपको। इन सभी चीज़ों के अलावा यमुना घाटी, गंगा घाटी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इलाके थे, चाहे बिहार हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नील की खेती होती थी। तो वहाँ से भी नील का व्यापार, शोरा, सॉल्ट पीटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिन सारी चीज़ों को कभी कुरियर के थ्रू, कभी व्यापार के थ्रू, कभी इन सारी चीज़ों को भी यूरोप में भेजने के थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया और इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यापार को स्थापित कर लिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ, कई बार दलालों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे या फिर वायसराय थे वो बेसिकली भारतीयों को काम दलालों के माध्यम से भी दिया करते थे और कई बार डायरेक्ट वर्कर से भी काम लिया करते थे। उसमें से एक वाक़या ये है कि एक बार किसानों का बहुत ज़्यादा टैक्स यानी कि लगान बाकी था, तो उस कंडीशन में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सामने आई और उन्होंने पूरे के पूरे लगान को चुका दिया और उसके बदले में वहाँ के वर्कर से काम लिया था। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के अलावा देखते हैं कि पुर्तगालियों के साथ इनका संघर्ष किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हुगली यानी कि 1632 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को वहाँ से हुगली से हटाने की शुरुआत कर दी थी। उन सारी चीज़ों के अलावा एंग्लो डच वॉर भी हुआ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 बार हुआ। ठीक है, उन सभी चीज़ों के अलावा 1632 से मैंने आपको बताया हुगली या और श्रीलंका 1658 ईस्वी से इस टाइम तक पुर्तगालियों को धीरे इनको अपने रास्ते से हटाया जाने लगा। ठीक है, और इन सभी में सबसे ज़्यादा जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो बेसिकली डच थे। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो पुर्तगाली थे जो कि डच के पहले तो मित्र संबंधी थे, लेकिन बाद में इनके साथ संघर्ष होने लगा। क्योंकि जब कोई इंसान, एक बात है ना कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें, तो बस यही वाली बात थी कि कंपटीशन होने लगा था। तो एक कॉम्पिटिटर तो पुर्तगीज़ थे, दूसरे कॉम्पिटिटर थे डच, यानी कि डचों का जो दूसरा कॉम्पिटिटर था वो इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स थे। तो उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो ट्रेड वॉर हुआ इन दोनों के बीच। ट्रेड वॉर होने का कारण क्या था, जिस तरह से डच नील, शोरा, सॉल्ट पीटर या फिर वस्त्र व्यापार हो या फिर स्पाइसेस हो, ब्लैक पेपर हो, इन सारी चीज़ों का जिस तरह से वे व्यापार कर रहे थे, तो उन्हें वो कम्पीट करने के लिए उन्हें कंपटीशन देने के लिए ब्रिटिशर्स भी पहुँचे और उन्होंने गंगा घाटी, यमुना घाटी, इन सारे इलाकों से बनने वाले शोरा सॉल्ट पीटर, इन सारी चीज़ों के अलावा अफीम, रेशम और इस तरह की बहुत सारी ऐसी व्यापारिक वस्तुएं थी, उन सारी चीज़ों का इन्होंने निर्माण कराना शुरू कर दिया और व्यापार करना भी शुरू कर दिया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स और डचों के बीच थोड़ी मतभेद पैदा हुई। एक्चुअली में ये भी दोनों के स्टार्टिंग में संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन कंपटीशन होने की वजह से इन दोनों के रिलेशन ख़राब होने लग गया। और इन अंग्रेज़ों को यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये मिला, वो बेसिकली 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को एक फरमान मिला था, जिसके बाद अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं यानी कि प्रिविलेज मिलने शुरू हो गए थे, जिस वजह से डचों का वहाँ पर से अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। अब हम देखेंगे किस तरह से कोलैप्स हो गया डच। सबसे पहला चीज़
तो कंपटीशन ये थी कि अंग्रेज़ों के पास काफ़ी कुछ था और इसी वजह से कंपटीशन के मामले में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक समझ को समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, डिमांड, सप्लाई और इन सारी चीज़ों के अलावा इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा एनालाइज भी किया था और इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत काम भी किया था, जिस वजह से पहला तो रीज़न था कंपटीशन, जिस वजह से डच कंपटीशन से निकल गया। दूसरा नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयवाद। डच बेसिकली राष्ट्रीय कंपनी थी, यानी कि बेसिकली सरकारी कंपनी थी, तो जाहिर सी बात है सरकारी कामकाज कैसे होता है इंडिया में ये हम सभी को मालूम है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली प्राइवेट थी, जिसके वजह से वहाँ के कामगार या फिर उनके जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने बहुत ही अपनी अपनी इच्छा शक्ति से ही इतने बड़े व्यापार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया था, ठीक है। बाद में तो काफ़ी ज़ोरों से और शोर से ये व्यापार बढ़ने लगा था। तीसरा जो रीज़न था कोलैप्स होने का वो था सैलरी एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्मचारियों की सैलरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जबकि उसके कंपैरिजन में डचों की जो सैलरी वगैरह थी वो थोड़ी कम हुआ करती थी, जिस वजह से जो डचों के जो कर्मचारी थे वो बेसिकली पर्सनल व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, जबकि कंपनी के व्यापार को धीरे धीरे नकारते चले गए। उसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेस। अंग्रेज़ जो कि शुरू से ही स्वाधीन रहा था, शुरू से ही इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी नहीं, तो जिस चीज़ का इन्हें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला जिस वजह से इन्होंने डचों को हराया। दूसरी तरफ डच शुरू से ही पराधीन रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने फ्रांस और यूरोपियों के साथ युद्ध कर लिया था और ना तो अब इनका इंडिया के ऊपर कंट्रोल रह गया था और ना ही यूरोप में, तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता था और डचों के साथ भी यही हुआ। इस वजह से डचों का जो पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।